नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 5,718 करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने का भी फैसला। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से 25 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जान माल के नुकसान पर जताया गहरा दुख। बिहार में चुनावी गतिविधियां तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांका में रैली। तीसरे चरण के लिए बीजेपी ने जारी की 35 उम्मीदवारों की सूची। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से किया नामांकन। देश भर में अब तक रिकॉर्ड 9 करोड़ से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच। सक्रिय मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी। करीब 7 महीने बाद कल से खुलेंगे सिनेमा हॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 5,718 करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने का भी फैसला लिया है। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए स्टार्स परियोजना यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर 5,178 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में परियोजना से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक की ओर से $50 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब जो शिक्षा होगी वो रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं है। पढ़ाई समझकर सीखना, ये मतलब है पढ़ाई का। और इसके लिए ये स्टार्स कार्यक्रम बना है, जिसको मंजूरी दी है। 3700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को देगा। वो भारत सरकार इस कार्यक्रम में लगाई है। राज्य सरकारें 2,000 रुपए अपना देंगे। और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने का फैसला भी लिया गया है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख, जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे। इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन का फायदा सबको मिले, इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए दिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC लिमिटेड से नागरनार इस्पात संयंत्र को अलग करने का निर्णय भी लिया है। इसमें विनिवेश भी किया जाएगा। एक निर्णय हुआ कि खनन और इस्पात निर्माण, ये 2 काम अलग है और अलग रखेंगे। और इसलिए आज कैबिनेट मीटिंग में इन दोनों का डीमर्जर, यानी नगरनार स्टील प्लांट एक अलग कंपनी बनेगी और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक अलग कंपनी रहेगी। तो ये डीमर्जर को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया।
इनके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षमता निर्माण, अनुसंधान, विकास और सतत भूजल प्रबंधन को असरदार बनाने में सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। तेलंगाना में हालात ज्यादा खराब हैं, जहां पे बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में भी बीते 48 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारी बारिश से जान माल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। तेलंगाना के कई जिलों में मंगलवार रात से जारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई मकान ढह गए हैं तो सड़कों पर कारें बहती हुई नजर आईं। हैदराबाद और उसके आसपास सभी बड़े जलाशयों में जल स्तर बढ़ गया है और इसका पानी मूसी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे मूसी नदी खतरनाक स्तर पर बह रही है। हालात की गंभीरता के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थानों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने बुधवार और गुरुवार को होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी हैदराबाद समेत कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के हालात के बारे में जानकारी ली है और जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश और आंधी के कारण जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है। बीते 36 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश हुई और 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार में आंधी चली। कृष्णा नदी भी उफान पर है। कर्नाटक में भी पिछले 2 दिनों से तेज बारिश के कारण राज्य का उत्तरी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है। बागलकोट, बीदर, कलबुर्गी, रायचूर, विजयपुरा और यादगिरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भीमा नदी उफान पर है और कुलबर्गी के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने उत्तरी और अंदरूनी कर्नाटक में अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गजपति जिले के 12 गांवों के 500 से ज्यादा लोगों को निचले इलाकों से निकाला गया है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से प्रभावित लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री ने भारी बारिश से प्रभावित तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात कर ताजा स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों को राहत और बचाव के काम में हर संभव केंद्रीय मदद का भरोसा भी दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात कर हैदराबाद समेत राज्य के अलग अलग इलाकों में जानमाल के नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने ट्वीट किया, संकट की इस घड़ी में पूरा देश तेलंगाना के लोगों के साथ खड़ा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में भारी बारिश के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना जताई, साथ ही लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। केंद्र सरकार ने सर्दियों के मौसम में दिल्ली और आसपास के राज्यों में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दल कल से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दौरा करेंगे। यह सिलसिला अगले साल फरवरी तक चलेगा। प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ ये दल समीर ऐप के जरिए खुले क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों से उपजे कचरे के निपटान और औद्योगिक कचरे को जलाने जैसे प्रमुख वायु प्रदूषण की जानकारी इस ऐप के माध्यम से देगी। सर्दियों के मौसम में दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण से प्रभावित राज्यों के साथ केंद्र सरकार पिछले 5 साल में इन क्षेत्रों में बेहतर समन्वय स्थापित कर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास कर रही है।
केंद्र सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पिछले 6 वर्षों में कई उपाय किए। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पराली की समस्या को कम करने के लिए विशेष मशीनें मुहैया कराई गई हैं, जिन पर सब्सिडी भी दी जा रही है। साथ ही वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अन्य उपायों को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। उत्तर भारत में गुलाबी ठंड पड़ने लगी है, लेकिन इसके साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदूषण पहले से कहीं ज्यादा चिंता की बात है। ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए रणनीति तैयार की है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण में कमी के लिए वाहनों में BS6 एक अहम कदम है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। BS6 compliant vehicles are also on road, and now BS6 fuel is also available. So there is pollution reduction. There is many congestion spots which have been channelized properly, and now they don't have the congestion. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जैसे जैसे सर्दी और त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है, सरकार और अधिक सतर्क हो गई है। सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जन जागरूकता अभियान के दूसरे दौर की शुरुआत की है। पर्यावरण मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों की वजह से उत्पन्न कचरे के निपटान के लिए अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। After the COVID, this was an hazardous waste which needs to be managed properly. So we issued the supplementary guidelines and we are monitoring it very strictly. All states are on board. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार की कोशिशों की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। GST संग्रह और उत्पादन बढ़ा है। ऑटो सेक्टर की बिक्री, बिजली क्षेत्र की आपूर्ति और पेट्रोल की खपत का बढ़ना भी सुधार का संकेत है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने GST राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए तमिलनाडु को भी अनुमति दे दी है। तमिलनाडु को कुल 9,627 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दी गई है। तमिलनाडु के साथ अब तक कुल 21 राज्यों को खुले बाजार से 78,452 करोड़ रुपए की उधारी लेने को मंजूरी दी गई। इससे पहले मंगलवार को 20 राज्यों को आमदनी की कमी को पूरा करने के लिए खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपए उधार लेने की इजाजत दी गई थी। राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5% के हिसाब से अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। 21 राज्यों को उधार लेने के लिए दी गई ये अनुमति 1,10,000 करोड़ रुपए की राशि के अलावा है, ताकि सुविधा से GST राजस्व में आई कमी की भरपाई करने में मदद मिले। ये केंद्र की तरफ से राज्यों को दी गई विशेष सुविधा है। सोमवार को हुई GST परिषद की बैठक में राज्यों के GST संग्रह में होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। संसदीय समितियां लगातार अपनी बैठकें कर रही हैं और इसी कड़ी में आज गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी बैठक की। इस दौरान समिति ने 2020-21 के लिए अपने भावी कार्यक्रमों पर विचार किया और इस बारे में निर्णय लिए। हाल ही में 2020-21 के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया है। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। बिहार में वर्चुअल रैलियों के बाद अब जनसभाओं के रूप में चुनाव प्रचार तेज होने लगा है। सभी दलों के नेता अब जनता से सीधे संवाद में जुट गए हैं। जेडीयू के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान नीतीश कुमार ने प्रदेश सरकार के कामकाज भी गिराए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर तबके के विकास के लिए काम किया है। इससे पहले नीतीश कुमार वर्चुअल रैलियों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे थे। जब काम करने का मौका मिला उसके पहले ही से हमने जो अभियान चलाया था, उस अभियान में न्याय यात्रा के अभियान में हमने कहा कि हम लोग करेंगे क्या, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान।
जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सब तरह का प्रयास हम लोग करते रहे। और इधर बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 6 महिला उम्मीदवारों समेत 35 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। छातापुर विधानसभा सीट से विधायक नीरज सिंह बबलू को बीजेपी ने फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से आज इस बारे में सूचना जारी की गई। वहीं एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी आज कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया और उनका मनोबल बढ़ाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तेजस्वी यादव 2015 में भी इसी सीट से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करते समय तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव आज कांग्रेस में शामिल हो गई। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व सांसद काली पांडे भी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। और G20 के देश डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव को जून 2021 तक बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। ये सहमति G20 देशों के वित्त मंत्रियों और उनके केंद्रीय बैंकों के बीच बैठक के बाद बनी। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सभी देश इस बात पर सहमत थे कि सॉवरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मकसद गरीब देशों की मदद होना चाहिए। कोरोना काल के दौरान चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी देशों ने बैठक में महामारी से पैदा हुई चुनौतियों की समीक्षा की और उनसे निपटने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। Two, it is critical to balance health and economic objectives while planning the recovery process. 3, the importance of assessing the spillover from domestic policy actions and exploring ways to coordinate to minimize spillover effects. विकी के कार्यक्रम लीड्स 2020 में केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से हर जिले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाए गए हैं। We have undertaken many measures to ensure the safety and security of our women and children. I would like to name a few. We have in the past 1 year managed to establish close to in every district a one-stop crisis center where women can receive psychological, medical, legal and police support in times of crisis. In the pandemic, the Government of India in collaboration with state governments has managed to provide relief, rescue and rehabilitation to over 90,000 women. कोरोना महामारी के चलते करीब 7 महीने से बंद सिनेमा हॉल कल से खुलने जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके लिए एसओपी जारी कर चुका है। इसके तहत कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कोविड-19 के कारण पिछले 7 महीनों से बंद सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बारे में अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य कल से परिचालन शुरू करेंगे, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा सरकार ने 31 अक्टूबर तक सिनेमा हॉल्स को बंद रखने का फैसला किया है। जहां सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं, वहां कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक सिनेमा हॉल में 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। सुरक्षित दूरी का पालन करने के लिए हर दूसरी सीट खाली रखी जाएगी। फेस मास्क अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल के भीतर हाथ धोने और सैनिटाइजर का प्रबंध करना होगा। टिकट बेचने के लिए अधिक काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। खाने पीने का सामान डिब्बा बंद ही मिलेगा और उसके लिए भी अधिक काउंटर खोले जाएंगे। हर शो के बाद सिनेमा हॉल को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा। हॉल के भीतर एसी का तापमान भी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा।
सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में हवा के आने जाने का इंतजाम भी करना होगा। हर शो से पहले और मध्यांतर में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों से संबंधित 1 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाएगी। फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से विचार विमर्श कर ये एसओपी तैयार की गई है। प्रख्यात कुचिपुड़ी नृत्यांगना डॉक्टर शोभा नायडू के निधन पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रचार प्रसार में डॉक्टर शोभा नायडू के योगदान को याद किया और शोक संतप्त परिजनों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी फेसबुक श्रृंखला में ओडिशा की मां के रूप में मशहूर श्रीमती रामा देवी चौधरी जी के संघर्ष को याद किया। भूले हुए अनजान स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित अपनी फेसबुक श्रृंखला में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओडिशा की मां के रूप में विख्यात रामा देवी चौधरी जी के संघर्ष को याद किया। उन्होंने रामा देवी जी के बालासोर में इंचुदी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए जाने का जिक्र करते हुए लिखा कि ये सब जानते हैं कि मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी यात्रा की थी और नमक सत्याग्रह का आह्वान किया था। लेकिन ओडिशा के बालासोर और जगत सिंहपुर जिलों में हुए नमक सत्याग्रह के बारे में कम ही लोग जानते हैं, जिनमें गांधी जी की विचारधारा के प्रति समर्पित महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उपराष्ट्रपति ने 1921 में कटक के विनोद बिहारी मंदिर में महात्मा गांधी और कस्तूरबा से रामा देवी चौधरी की पहली मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान रामा देवी ने गांधी जी को अपने हाथों से काता हुआ सूत भेंट किया। इस भेंट ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं, गहनों, महंगे कपड़ों का त्याग कर दिया। उनके पति ने भी अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। रामा देवी जी अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गईं। 1930 में ओडिशा के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह आयोजित करने में रामा देवी जी ने सक्रिय भूमिका निभाई। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर रामा देवी जी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने नमक कानून तोड़ा, जिसके बाद उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत उन्हें रिहा किया गया। 1932 में अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के आह्वान का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा कि रामा देवी जी ने इससे प्रेरित होकर हरिजन सेवा के लिए समर्पित अस्पृश्यता निवारण समिति की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ कर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने 8 अगस्त 1942 को शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भी रामा देवी जी की भूमिका का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया कि वो 1952 में विनोबा जी के भूदान और ग्रामदान आंदोलन से जुड़ी और अपने पति के साथ ओडिशा के विभिन्न शहरों में पदयात्रा कर लगभग 1000 एकड़ भूमि एकत्रित की। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी सेनाओं के लिए धन और संसाधन एकत्र करने का बीड़ा उठाया। आपातकाल के दौरान भी उन्होंने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाए जाने का पुरजोर विरोध किया। रामा देवी जी सच्ची गांधीवादी थीं, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश और देश के नागरिकों की सेवा में लगा दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी महान विरासत कटक के शिशु घर और कैंसर जांच केंद्र के रूप में काम कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।